हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग टेंस नाम का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करके आए। आज की क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से पढ़ने वाला भाग है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट नाम का जो टेंस होता है, इसका यूज कब करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है पास्ट, ये भूतकाल की घटनाओं को दर्शाने का काम करता है। जब भूतकाल की घटना या पास्ट इवेंट को दर्शाना होता है, तब बताइए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट नाम के टेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां से इसको जो स्पेशल बनाता है और अलग बनाता है, वो बातें समझिए थोड़ी सी। अगर हम इसके सिंपल प्रकार के सेंटेंस के बारे में बात करें, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड फॉर्म आता है। इसके बाद में जो भी कुछ बच गया, ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर जो भी बचा हुआ भाग होता है, उसको इंग्लिश में अपन नाम दे देते हैं रेस्ट ऑल। ये जो रेस्ट ऑल लिखा है, इसका मतलब है शेष भाग। आगे भी कुछ अगर रह गया है, इस बात से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि टेंस में हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो जानना है, वो हमें है सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानना है। तो हम लोग यहां से बात करके हैं कि सिंपल प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड फॉर्म। याद रखें, पूरी इंग्लिश में सिर्फ दो ही प्रकार के ऐसे सेंटेंस हैं जिनको बनाने में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम बात कर रहे हैं कि पूरी इंग्लिश में सिर्फ दो ही प्रकार के ऐसे सेंटेंस हैं जिनको बनाने में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जिसमें से पहला है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगा। और एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनमें हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस अगर हम इंग्लिश में बनाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ में जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिलता है। लेकिन ये दो प्रकार, जिसमें से एक तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। लेकिन इनके सिर्फ सिंपल प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि अगर यहां से आप नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ये हेल्पिंग वर्ब आपके पास में डिड नाम का हेल्पिंग वर्ब होता है। डिड के साथ में चूंकि नेगेटिव है, इसलिए नोट का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म। अब यहां से एक प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बना दिए जाते हैं कि डिड के साथ एग्जामिनर सेकंड फॉर्म देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखना, अगर डिड आ जाए सेंटेंस में, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसके बाद में जो भी कुछ बच गया, जैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर आगे बचा हुआ जो भी भाग है, वो हम लिख देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्ट ऑल का, मतलब जो लिखा है हमने शेष भाग, मतलब आगे जो भी बच गया उसको बात कर रहे हैं। अगर हम लोग यहां से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, इंटेरोगेटिव का हिंदी मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। आपको बता दें, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनाए जाते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाए जाते हैं, ठीक है, और या फिर हम WH वर्ड से शुरू करके बनाते हैं। जिन वाक्यों का शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करके बनाते हैं, उनका जवाब हमेशा यस या नो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? यस या फिर नो में जवाब दिया जाता है। जिन सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, उनकी बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप अगर मुझे जवाब में बोलते हैं हाँ समझ में आ रहा है, आप किसी भी सवाल का जवाब अगर हाँ या ना में दे रहे हैं, इसका मतलब इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत किससे करनी पड़ती है? अपन को हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड तो तब आता है जब पास्ट हो। अगर ये प्रेजेंट होता तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके पास डू डज आ जाता, या परफेक्ट टेंस में जैसे हैज हैव होता है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज आर एम होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जब भी अपन सेंटेंस में हाँ या ना के अंदर जवाब दिया जाता है, तब की बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका आपके पास होता है WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है।
इसके अलावा अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो WH वर्ड जो होता है वो हम सेंटेंस में यूज कर देते हैं। डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और जो भी कुछ बच गया उसको अपन इंग्लिश में रेस्टोल नाम दे देते हैं और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लग जाता है। ये आपके पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसको आप हिंदी में पर्सनवाचक चिन्ह बोलते हैं, पर्सनवाचक नकारात्मक बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसको आप बोलते हैं। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं इसमें अपन लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास डिड है, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट और लग जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा और जो कुछ बच गया उसको अपन इंग्लिश में रेस्टोल नाम दे देते हैं और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लग जाता है। ये आपके पास में 4 प्रकार के सेंटेंस हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में वर्ब की बात आती है तो याद रखना है, सिंपल वाक्य होगा तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होगा तो डिड नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव होगा तो 2 प्रकार से बना सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके या WH वर्ड से शुरू करके, ठीक है। अब हम लोग यहां से कुछ शब्दों के बारे में बात करें। जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस में अगर अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, हाँ जी, लास्ट या पास्ट के साथ समय आ जाए, ठीक है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कोई भी भूतकाल को दर्शाने वाला समय आ जाए, कोई भी भूतकाल का समय अगर सेंटेंस में यूज कर दिया जाता है तो ऐसे केस में हम बताइए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग आपको पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। वर्ब कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहां से पास्ट इंडेफिनिट को लेकर कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में और बात करते हैं। चलते हैं अपन इससे आगे। एग्जाम्पल्स है, इससे पहले हम कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ध्यान देने वाली बातें रहेंगी आपके पास में। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यहां पे आ जाइए। कुछ वर्ब हैं जिनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब लिख दिए, कट हो गया, पुट हो गया, शट हो गया, लेट हो गया, हिट हो गया, हाँ जी, हर्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, ओके। इसके अलावा आपके पास में कास्ट हो गया, टेलीकास्ट हो गया, फोरकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। ये जो वर्ब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इन वर्ब की पहचान आपको पहले पता होना चाहिए। अक्सर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको ये प्रकार की ये वर्ब जो बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इसके अलावा आपके पास में रीड और स्प्रेड नाम की वर्ब जो होती है उनकी भी तीनों फॉर्म से होती है, वो क्या होती है? सेम होती है। जैसे आपके पास में रीड हो गया या स्प्रेड हो गया। ये कुछ वर्ब हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हैं। ये वो वर्ब हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, मतलब इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही बोलो क्या होती हैं भाई? एक जैसी होती हैं। दूसरे नंबर पे हम कुछ वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका पता इस पास्ट इंडेफिनिट के सारे एग्जांपल्स का पता करने के लिए आपको इन वर्ब की पहचान पहले पता होनी चाहिए। देखिएगा, ध्यान देना बोर्ड पे। दूसरे नंबर पे यहां पे मैं आपको कुछ वर्ब्स बता रहा हूं, वो वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो आप कहेंगे ऐसी तो बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा आस्क, आस्क वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है? आस्क्ड होता है। थर्ड फॉर्म भी बोलो क्या होता है? सेम ही होता है। अगर मैं यहाँ पे टेल नाम का वर्ब लिखता हूँ, सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है? टोल्ड। थर्ड फॉर्म भी बोलो क्या होता है? टोल्ड। जैसे मैंने से लिख दिया, से का सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है? सेड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेट। हियर नाम का वर्ब लिख दिया जिसका सेकंड फॉर्म हर्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हर्ट। ये मैंने कुछ वर्ब लिखी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स। हमारा सवाल ये हो जाता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर कैसे पता चलेगा हमें? अरे भाई, आस्क नाम का वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म भी आस्क्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होता है। तो हमारा सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब तो ये वर्ब सेकंड फॉर्म का काम करेंगे और कब ये थर्ड फॉर्म का, क्योंकि स्पेलिंग तो दोनों ही केस में सेम दिखाई दे रही है आप लोगों को। इसकी पहचान के लिए ध्यान देना कि जब भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है तो इससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा बताओ?
हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, लेकिन मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म जब आता है तो इससे पहले आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई टोल्ड हिम, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई हैव टोल्ड हिम। आपको इन दोनों सेंटेंस में जो है टोल्ड नाम का वर्ड जो है उसका स्पेलिंग सेम दिखाई दे रहा है, TOLD लिखा हुआ है दोनों के अंदर ही। मेरा सवाल ये है कि कौन से में तो ये सेकंड फॉर्म है और कौन से में ये थर्ड फॉर्म है। तो याद रखना ये पहले वाले के अंदर बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है, इसलिए यहां पे ये कौन सा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ रहा है, इसलिए ये बोलो कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। बोलो आज के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर कर पाओगे। तीनों फॉर्म सेम किसकी होती हैं, वो हमने कुछ वर्ब्स के बारे में यहाँ पे बात की है। अब यहां से हम कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है। ये अक्सर एग्जाम्स में आती हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं भाई। ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, ध्यान देना बोर्ड पे। जैसे हमने यहां पे एक फॉल नाम का वर्ब लिखा है, फॉल का सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है, फेल होता है। थर्ड फॉर्म बोलो क्या होता है, फॉलन होता है। एक फेल नाम का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। अब यहाँ पे फेल सेकंड है, यहाँ पे फेल फर्स्ट है। फेल का सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है, FELLED। थर्ड फॉर्म भी यही होता है। जैसे कि हम लोग यहां से फाइंड नाम का एक वर्ड होता है जिसकी सेकंड फॉर्म बोलो क्या होती है, फाउंड होती है। थर्ड फॉर्म भी बोलो क्या होता है, फाइंड होता है। एक आपके पास फाउंड नाम का वर्ब होता है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाता है, फाउंडेड हो जाता है। इनके बीच का अंतर क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे, फिलहाल अपन वर्ब्स को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्राइंड नाम का वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म ग्राउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी बोलो क्या होता है, ग्राउंड होता है। एक ग्राउंड नाम का फर्स्ट फॉर्म भी होता है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बोलिए क्या हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है। हाँ जी। इसके अलावा आपके पास में लाई नाम का एक वर्ड होता है जिसका सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होता है। एक ले नाम का फर्स्ट फॉर्म भी होता है जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेड होता है। एक लाई नाम का और वर्ब होता है जिसका सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन होता है। ठीक है, लाई, ले और लेन हो जाता है। जैसे हमारे पास एक बिड नाम का वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है। तो आप कहोगे बिड वर्ब की तीनों फॉर्म अगर सेम है तो फिर बिड वर्ब को हमने वहां क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा यहां लिखने की एक वजह है कि हमारे पास एक बिड नाम का और वर्ब भी होता है जिसका सेकंड फॉर्म बेड और बिडन होता है। ठीक है, इसी से फॉरबेड बनता है, फॉरबेड, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन बनता है। जैसे बियर नाम का एक वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपके पास में थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास हैंग नाम का वर्ब होता है। ये कुछ वर्ब हैं जिनकी स्पेलिंग मिलती जुलती होती है और अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। हैंग्ड हो गया, जैसे आपके पास में हैंग नाम का वर्ब हो गया, इसको HUNG बना देते हैं। एक आपके पास में जो है राइज नाम का वर्ब होता है जिसका सेकंड फॉर्म रोज होता है, थर्ड फॉर्म राइजन होता है। अब आप कहेंगे रोज का मतलब तो गुलाब भी होता है। वो रोज वस्तु होता है, मतलब नाउन होता है, ये रोज वर्ब है। और एक रेज नाम का वर्ब होता है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म रेज्ड होता है। ये देखिए कुछ वर्ब हैं जिनको हमने बोर्ड पे लिखा है। हम लोग इन वर्ब के बीच का अंतर जानने वाले हैं कि ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही हैं इन वर्ब्स के बीच में अंतर कैसे। देखो यहाँ पे फेल सेकंड है, यहाँ पे फेल फर्स्ट है। यहाँ फाउंड सेकंड है, यहाँ फाउंड फर्स्ट है। यहाँ ग्राउंड सेकंड है, यहाँ ग्राउंड फर्स्ट। यहाँ पे ले सेकंड है, यहाँ ले फर्स्ट है, इसलिए वर्ब इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हमने वो वर्ब जानी जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, यहाँ पे वो वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, और यहाँ पे हम पता कर रहे हैं कि कुछ ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आपको सेम दिखाई दे रही है। पता करते हैं इनके बीच का अंतर क्या है। याद रखें
फॉल का मतलब जब गिरना होता है, क्या होता है, गिरना, तब फेल सेकंड होती है। फेल का मतलब जब गिराना होता है तब फेल फर्स्ट होती है। मीनिंग अलग अलग है इनका। फाइंड का मतलब जब ढूंढना होगा तब फाउंड सेकंड होगा। फाउंड का मतलब जब स्थापित करना हो, इस्टेब्लिश करना हो, तब फाउंड फर्स्ट होगा। ग्राइंड का मतलब जब पीसना होता है तब ग्राउंड सेकंड। ग्राउंड का मतलब जमीन पर लाना, जैसे क्रिकेट में सुना होगा आप लोगों ने, जमीन पर लाना होता है ना इसका, ग्राउंडेड शॉट, उसमें ग्राउंडेड एडजेक्टिव होता है, वो वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव होता है जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लाई का मतलब जब लेटना होता है तब ले सेकंड होता है। ले का मतलब जब रखना होता है तब ले फर्स्ट होता है। लाई का मतलब जब झूठ बोलना होता है तब लाई वर्ब की फॉर्म जो होती है, एक मिनट रुकिएगा, लाई वर्ब की जो फॉर्म आपके पास में दिखाई दे रही है, ये वर्ब आपके पास में, ध्यान देना, लाइट लाइट होता है, ठीक है, ये आपके पास में। इसके अलावा हम बात करते हैं, बिड नाम का शब्द दिखाई दे रहा है। ये जो बिड नाम का शब्द आपको दिखाई दे रहा है, बिड का मतलब जब बोली लगाना होता है तब तो तीनों फॉर्म सेम होती है। बिड का मतलब जब कहना होता है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बेड और बिडन होती है। बियर का मतलब जब जन्म लेना होता है तो बोर और बोर्न। बियर का मतलब जब बर्दाश्त करना होता है। अब आप ये मत कहना सर एक बियर और भी होता है, आपको बता दें वो बियर फिर एक वस्तु है जो कि नाउन है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। हैंग का मतलब टांगना होता है, तब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है, ठीक है, ये पहले वाला लिख दिया हमने। हैंग का मतलब जब हैंग्ड लिखा हुआ ना इसके आगे तो ये फांसी लटकाना है। हैंग टिल डेथ सुना होगा आप लोगों ने, फांसी लटकाना। ये हैंग वाला वर्ड जो है वो टांगना है। इनकी फर्स्ट फॉर्म देखोगे तो आप लोगों को सेम दिखाई दे रही है। आगे चलो, राइज रोज राइजन। राइज का मतलब उगना या बढ़ना होता है, ठीक है, और एक रेस होता है, रेस का मतलब उठाना होता है। जैसे आपको कहा जाता है अपना हाथ ऊपर उठाएं तो रेज योर हैंड्स। ये इन वर्ब के बीच का अंतर है जो स्पेलिंग आपको, फॉल, फेल जब सेकंड होती है तो इसका मतलब गिरना होता है, गिराना होता है तो फेल फर्स्ट होती है, ढूंढने के केस में फाउंड सेकंड, स्थापित करने के केस में फाउंड फर्स्ट, पीसने के केस में ग्राउंड सेकंड, जमीन पर लाना हो तो ग्राउंड फर्स्ट, लेटना होता है तो लाई, ले नाम का वर्ब जो होता है वो सेकंड होता है, रखना होता है तो ले फर्स्ट होता है, झूठ बोलना होता है तो लाइड लाइड होता है आपके पास, बोली लगाना होता है तो तीनों फॉर्म सेम, कहना होता है तो ये। इस तरीके से इन वर्ब के बीच में ऐसा कुछ अंतर है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जो टेंस है ये अपने आप में बहुत बड़ा टेंस है, ध्यान से पढ़ने वाला है और अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इन वर्ब की पहचान आपको पहले पता होनी चाहिए, अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले। तो ये एक प्रकार के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात करते हैं अपन इससे आगे, इसी से आगे और बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 पे आप लोगों को याद रखना है कि अगर कभी भी सेंटेंस में यूज टू नाम का शब्द दिखाई दे जाए तो इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये यूज टू नाम का शब्द जो होता है वो बोलो क्या होता है, मोडाल वर्ब होता है। हम यहाँ पे यूज टू नाम के मोडाल को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बताओ क्या दर्शाता है, पुरानी आदत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पुरानी आदत को दर्शाता है। पुरानी मतलब अब से पहले की, अब से पहले की मतलब पास्ट की, इसलिए हम लोग यूज टू नाम के वर्ड को भी यहाँ पे बात करके आए। इसके आगे जो नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है ये भाग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर सेंटेंस में इट इज टाइम या हाई टाइम देखने को मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है तो याद रखना मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। इसी को लेकर दूसरी बात और देखना कि अगर इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर आपको टू देखने को मिल जाता है तो फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं।
अगर यहां से आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो मैं इसके पीछे का कारण बता देता हूं, वरना रटना तो एक काम होता है जो आप अक्सर कर ही रहे होते। रटिए नहीं, कई बार मैं क्लास में हम बात करते हुए हिंदी में कहावत है, रटंती विद्या घटंती जाए। रटी हुई विद्या जो होती है वो क्या कर जाती है, घट जाती है। इसलिए बेहतर है कि हम लोग थोड़ा समझ के पढ़ें इसको। हमने कहा इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म, और टू आ जाता है तो कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे लिए सवाल ये है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इतना भाग तो दोनों में सेम लिखा हुआ है, मतलब यहां पे भी इट इज टाइम और हाई टाइम और यहां पर भी इट इज टाइम और हाई टाइम। तो हमारे लिए सवाल ये बन जाता है कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है, अगर ये भाग दोनों में ही सेम है तो। और यहां पर सब्जेक्ट आ जाने से सेकंड फॉर्म क्यों आ रहा है और यहां पे टू आने से फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे का कारण बता रहे हैं आपको। और एक छोटा सा सवाल बताए उससे पहले और भी हो जाता है कि अगर यहां पे सेकंड फॉर्म आ रहा है इसका मतलब वाक्य पास्ट में है, और अगर वाक्य पास्ट में है तो फिर यहां पे इज क्यों आ रहा है, यहां पे तो वोज आना चाहिए, क्योंकि पास्ट में तो कौन सा वर्ब होता है, वोज वर्ब होता है। ये एक से ज्यादा सवाल हैं जो इन दोनों स्ट्रक्चर को लेकर, जो हमें अक्सर पढ़ाया जाता है उसको लेकर रहते हैं। हम इसके पीछे का कारण जान रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को याद भी रहे और समझ में भी आए कि ऐसा क्यों करते हैं। पहले तो एक बात याद रखो कि जब भी इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में यहां पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, जब यहां पे सब्जेक्ट लिखा जाता है तो ये वाला भाग जो इट इज टाइम और हाई टाइम है ये अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है, एक एडवर्बियल फ्रेज के रूप में यूज होता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को। और ये टाइम के अंदर कौन सा टाइम दर्शाता है, पास्ट का टाइम दर्शाता है। अरे पास्ट का टाइम दर्शाता है, इसीलिए तो हम लोग यहां पे कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में जब सब्जेक्ट आता है तब ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग बोलो किसके रूप में यूज होता है, एडवर्ब के रूप में। और यही कारण है कि हम लोग ऐसे केस में जो है यहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पास्ट के टाइम को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है वो भी अपन अभी पता करेंगे। और जब इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में टू आता है तो आपको बता दें टू के बाद में अगर मेन वर्ब आ जाती है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव। और यहां पर ये वाला भाग एडवर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। किसके रूप में यूज नहीं हो रहा है, एडवर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग यहां पर जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल है कि अगर मान लो वहां सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब आपके पास का है, तो फिर यहां पे इज क्यों लगाया, वोज क्यों नहीं लगाया। इसके पीछे का कारण बताते हैं आपको। मान लो आपकी क्लास 10 से 11 होती है, आपकी क्लास 11 बजे खत्म हो जाती है, जो फैकल्टी मैं पढ़ा रहा हूं मान लो, और 11 बजे के 10 मिनट हो जाते हैं, 11 बज के 10 मिनट हो गए या 15 मिनट हो गए। अब क्लास में बैठा कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर क्लास का टाइम हो गया। कितने बजे बोल रहा है, 11:15 पे। क्लास का टाइम कितने बजे हो गया, 11 बजे। बता कब रहा है, प्रेजेंट में, और टाइम कब हो गया, अब से पहले। इसलिए इट इज टाइम और हाई टाइम जो होता है ना उसके साथ में यहां पर इज का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि 11:15 बता रहा है कि सर क्लास का टाइम हो गया, जबकि क्लास का टाइम कितने बजे हो गया, 11 बजे। बता कब रहा है, प्रेजेंट में, टाइम कब हो गया, पास्ट में। ये वाली स्थिति के कारण इट इज टाइम और हाई टाइम जो होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और टू के कारण यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आता है। ये तीसरे प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे। एक बार बेसिक्स पहले पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसको लेकर। आगे बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4, आप लोगों को अक्सर कंडीशनल सेंटेंसेस में ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेंटेंस में इफ, अनलेस और अनटिल नाम का कोई वर्ड आ जाता है, ध्यान देना, इसके बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल जाता है, क्या देखने को मिल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल जाता है, तो याद रखना इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर इफ, अनलेस और अनटिल के साथ में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तब की बात है।
ये कंडीशनल सेंटेंस में होता है। अब मैंने ये वाली बात आपको टेंस में क्यों बताई, क्योंकि यहां पर भी बताओ कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। तो हमारा सवाल तो ये है कि जहां जहां पे पास्ट इंडेफिनिट आता है हम उन पूरी कहानी को जाने। तो अगर इफ अनलेस और अनटिल के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल जाए तो आगे आपको उनमें से कोई वर्ब दिखाई देना चाहिए। आगे चलते नंबर 5 में। अगर आपको बिफोर नाम का शब्द अगर सेंटेंस में देखने को मिल जाता है, अब ये बिफोर भले सेंटेंस के शुरुआत में यूज हो जाए या बिफोर सेंटेंस के बीच में यूज हो जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिफोर जब कंजक्शन के रूप में सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है और इसके बाद में अगर यहां पे पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो याद रखना इससे पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इससे पहले परफेक्ट आ सकता है, पर कम से कम बिफोर के पहले वाले भाग में कौन सा टेंस नहीं यूज होगा बताओ, पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, कई बार आप लोगों को ये बिफोर सेंटेंस के शुरुआत में देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। हम तो बात कर रहे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट है वो कहां यूज होता है कहां नहीं यूज होता है, दोनों चीजें जानेंगे अपन। देखो यहां पे अगला वाला भाग जो है वो बोलो किस में हो जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर इस तरीके से भी आपको अगर देखने को मिलता है तो याद रखना यहां पर भी बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट है और यहां पर भी बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर बिफोर के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस आते हैं तो कैसे याद रखना है, बिफोर के बाद में यहां पे पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता, एग्जामिनर अक्सर यहां पे पास्ट परफेक्ट देकर एग्जाम्पल पूछता है। एक बात हो गई, और पता करते हैं अपन, अगर आफ्टर आ जाए तो क्या करते हैं बताओ भाई, अगर आफ्टर आ जाए तो क्या करते हैं। नंबर 6 छठे प्रकार के क्वेश्चन और बात कर रहे हैं कि अगर आफ्टर नाम का वर्ड आ जाए उसमें अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो याद रखना आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट बोलो कहां पर यूज होता है, पहले। और पास्ट परफेक्ट बोलो कहां पर यूज होता है, बाद में यूज होता है। यह भी आपको याद रखना है कि अगर आफ्टर आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट कौन से वाले भाग में आने वाला है। नंबर 7 में बात करते हैं कि अगर बाय द टाइम आ जाए तो उसके तुरंत बाद वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो अगला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट। वैसे बता दूं कि बाय द टाइम के साथ अगर यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता तो अगला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में होता, लेकिन चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए एक बार पास्ट से संबंधित बातें ही अपन पहले कर रहे हैं। बोलो समझ में आया क्या। यहीं पे नंबर 8 में याद रखना मेरा अगला सवाल है कि क्या दो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जा सकते हैं, क्या दो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जा सकते हैं क्या। देखो जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं अपन सबके बारे में बात करेंगे, और हाँ इतना डीप में जाएंगे कि फिर यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बच जाएगा जिसका जवाब आपके पास ना हो और एग्जाम में पूछ लिया जाए। सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे अगर आप पूरी बातें पढ़ते हैं तो। मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर पास्ट मतलब भूतकाल, अगर भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ घटित हों, दो घटनाएं अगर एक साथ घटित हों, अगर भूतकाल के अंदर दो घटनाएं अगर एक साथ घटित हो रही हैं और एक वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो याद रखना दूसरा भी बोलो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब यहां से कुछ बातें और ऐड कर देता हूं कि अगर एक वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में है तो दूसरा वाला वाक्य भी बोलो किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन याद रखना दो सेंटेंस या दो वाक्य कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे जा सकते, दो वाक्य कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे जा सकते और ना ही दो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखे जाते। कब, जब दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो।
ये आपके पास 4 बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। कब? जब भूतकाल या पास्ट या भूतकाल के अंदर 2 घटनाएं एक साथ, कोई 2 काम एक साथ हो रहे हो। एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में, एक वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में तो दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूस में, एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता है। मतलब 2 वाक्य किस में नहीं लिखे जा सकते बताओ? पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे जा सकते और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लिखे जा सकते। बाकी 2 पास्ट इंडेफिनिट में आ सकते हैं, 2 पास्ट कंटिन्यूस में भी आ सकते हैं। ये एक से ज्यादा बातें हैं जो हमने पास्ट को लेकर बात की है। अब चलते हैं अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। इन्हीं से रिलेटेड, इस पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहां पर आ जाते हैं। पहले 2 एग्जांपल आपके पास दे रखे। पहला क्वेश्चन, माय फादर वाज विजिटिंग द चर्च एवरी डे व्हेन ही वाज इन लंदन। तो आपको पता चल रहा है यार 2 क्लोज दे रखे हैं, एक क्लोज अगर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरे फादर जब कहां पर थे, लंदन में थे, तब कहां पर विजिट किया करते थे? हर दिन चर्च जाया करते थे। और हम कह रहे हैं जो घटना पास्ट के अंदर हुआ करती थी उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। इसका मतलब जहां पे ये वॉज विजिटिंग लिखा हुआ है, यहां पर मैं या तो क्या लिख सकता हूं? विजिटेड लिख सकता हूं, और या फिर क्या लिख सकता हूं? यूज टू विजिट लिख सकता हूं। आपको पता है यूज टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट की घटना या आदत को दर्शा रहा हो, पुरानी आदत को दर्शा रहा हो। तो कम से कम वॉज विजिटिंग नहीं होगा, या तो विजिटेड होगा या फिर यूज टू विजिट। बोलो समझ में आया क्या? दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे इसके बाद में देखो ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। हमने कहा था इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन होता है, फर्स्ट फॉर्म टेक होता है। ये आपके पास में अगला एग्जांपल रहेगा। इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। मान लो, अब ये घटना कैसी है, इसका मीनिंग क्या है वो भी समझ लीजिए। मान लो एक व्यक्ति अपने बच्चों को 9 बजे स्कूल छोड़ने जाता है और संयोग से किसी दिन 9:15 हो गए। अब दूसरा व्यक्ति 9:15 बजे बोलता है कि यार इस टाइम तो तुम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आया करते हो। तो बता कब रहा है वो ये 9:15 बजे, जबकि बच्चों के स्कूल छोड़ने का टाइम कब से हो गया है भाई? 9 बजे ही हो गया है। इसका मतलब जो काम अब से, ये टाइम और अबाउट टाइम का मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई ऐसी घटना जिसका जिक्र हो रहा है उसका टाइम अब से पहले हो गया हो, तो ऐसे केस में अपन इट इज टाइम या हाई टाइम या अबाउट टाइम का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। इसी में भी इट इज अबाउट टाइम यू दे रखा है, एक जैसा सेंटेंस रिपीट हो गया यहाँ पे। तो बताओ टेक को क्या बना देते हैं? टुक बना। आगे देखो यहाँ पे दे रखा है इट इज हाई टाइम यू आर स्टैंडिंग। आर स्टार्टिंग दे रखा है ना, इसको चेंज करके स्टार्ट का सेकंड फॉर्म बना देंगे। बोलो कौन सा हो जाएगा आपके पास? स्टार्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर आ गया। ये देखो बिफोर के बाद में देखो यहां पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट नाम का जो टेंस होता है उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और हमने अभी बात की थी, हम अभी बात करके आए हैं कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन बिफोर के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो तो बताओ कौन से टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ये वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बताओ भाई कौन सा हेड हटा देंगे? पहले वाला हेड हटा देंगे। जैसे ये हेड हटेगा तो स्टॉप कौन सा फॉर्म रह जाएगा? सेकंड फॉर्म, क्योंकि स्टॉप का सेकंड फॉर्म भी स्टॉप्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? स्टॉप्ड। तो बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए अपन ने हेड हटा दी। यहां पर आ जाओ। अगला सेंटेंस, वी गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अब देखो बिफोर आ रहा है, बिफोर के बाद में दे अराइव्ड सेकंड फॉर्म आ गया। हम कह रहे हैं बिफोर के बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है तो पहले वाला वाक्य बोलो किसके अंदर होगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब बताओ कौन सा होता है? हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पे गेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म गोट ही होता है, यहाँ पे हेड और लगा देते, तो हेड गोट आपका आंसर हो जाएगा अगले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इफ आ गया। अब यहाँ पे याद रखना हेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है बताओ, मेन वर्ब है, मतलब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। और अभी हम बात करके आए थे कि अगर इफ अनलेस और अनटिल के बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो अगले वाले वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब वुड हैव वन को हटाकर वुड विन बना देंगे, विन फर्स्ट होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वन होता है। आगे चलते हैं, यहां पे देखो क्या दे रखा, राधा केम टू द मीटिंग, केम सेकंड फॉर्म है, मच आफ्टर, मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। तो आपको बता दें कि अगर ये वाला क्लोज अगर पास्ट में है तो ये भी बोलो किस में होगा, पास्ट में ही होगा। यहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ये आपके पास में अगला एग्जांपल दे रखा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन लोग डिड नॉट। हमने कहा था डिड नॉट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहां तक तो ठीक है, बिकॉज यहां पे कंजक्शन है। याद रखना अगर ये वाला क्लोज पास्ट में है तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। तो बताओ प्रेजेंट में इज आता है और पास्ट में क्या आता है, वो जाता है। ये अगर इज और वॉज को लेकर आप अगर कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, यहां पे फर्स्ट फॉर्म इज आर एम और बी, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म होता है इसका बीन, और इसका फोर्थ फॉर्म जिसको आप आईएनजी फॉर्म बोलते हैं वो बताओ क्या होता है, बीइंग होता है। ठीक है, और इसका फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो इज को माना जाता है, ये भी याद रख लेना। और इन वर्ब को इंग्लिश में क्या नाम दे देते हैं बताओ, बी वर्ब नाम दे देते हैं। ये जितनी भी वर्ब हैं बोलो कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। तो हमने कहा कि अगर इससे पहले वाला वाक्य पास्ट में है तो ये भी बताओ किस में होना चाहिए था, पास्ट में ही होना चाहिए था। इसलिए आप लोग इसको बदल के क्या बना देते हैं बताओ, वोज बना देते हैं। या इसमें अगला सेंटेंस दे रखा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अच्छा एक सेंटेंस और दे रखा है, 2 hours हैव पास्ट सिंस। अब आपको कहा गया कि सिंस के बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ये भी यहाँ पे ऐड कर लेना। यहाँ पे एक छोटी सी बात अगर मैं आपको और बता दूं इससे रिलेटेड, यहाँ पे आ जाते हैं, एक चीज और देख लेना यहाँ पे कि सिंस जो होता है इसके तुरंत बाद वाला सेंटेंस बोलो कौन से टेंस में आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आ सकता है, हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है, टाइम बता रहा है ना ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ सकता है, इसमें आ सकता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ सकता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आ सकता है, और परफेक्ट में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आ सकता है। ठीक है, इन सब टेंस में यूज हो सकता है इसका। चलते हैं वापिस, जो एग्जाम्पल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उनके ऊपर वापस चलते हैं। तो यहां पर आ जाइए, ये वाला एग्जाम्पल जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे अभी, हमने कहा था कि जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, आप लोगों को एग्जाम्पल पूरा दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है चलो बता दिया जाएगा आपको ना। एक एग्जांपल हो रहा है उसके बारे में बात है, 2 hours हैव पास्ट सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप है, फॉलन अस्लीप है, सिंस ही हैड। अगर आपको यहां से आगे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता दूं, इस हेड के बाद वाला जो भाग है वो आपके पास में फॉलन अस्लीप है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉलन अस्लीप, ये आपके पास आगे दे रखा है, इसके आगे है ना, ही हैड फॉलन अस्लीप। तो हमने कहा था सिंस के बाद वाला वाक्य बोलो कौन से टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो यहाँ पे हेड का प्रयोग नहीं होगा, और फॉलन को बदल के हम फेल बना देंगे जो कि सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अभी फेल बता के है आपको, इस फॉलन को हटा कर अपन क्या बना देंगे, फेल बना देंगे, और हेड हटा देंगे यहां से। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन लोग यहां से आके, अगला एग्जाम्पल आपके पास में दे रखा है,
आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अगो नाम का वर्ड आ गया तो हमें वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है तो अपन हैव का प्रयोग हटा देंगे, अब पास्ट सेकंड फॉर्म रह जाएगा। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट। अरे यार, अगर यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो अगला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में होने का मतलब वुड राइट नहीं आएगा, राइट का सेकंड फॉर्म रोट आ जाएगा आपके पास में। ये अगला एग्जांपल आपके पास में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। ये आगे वाला भाग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये मैं आपको बता दूंगा ना बोल के, तो आप थोड़ा लिख लेना। टू के बाद में आपको एनीबडी दिखाई दे रहा है, टू के बाद में जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो एनीबडी है ना, ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। आगे पूरा दिखाई दे ही रहा है आपको। यहाँ पे ये आपका कोर्स ऑफ है, ये कोर्स ऑफ लिखा हुआ है। तो चलिए पहले सेंटेंस में चलते हैं। इट इज टाइम यू, आपको पता चल गया इट इज टाइम के बाद में यू आ गया तो सेकंड फॉर्म आना चाहिए। डिसाइड के स्थान पे बोलो क्या बना देंगे, डिसाइडेड बना देंगे, सेकंड फॉर्म लिख देंगे, सब्जेक्ट आ गया। इफ के बाद में ये देखो हेड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। अगले वाले वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी है, सब कुछ ठीक है। सेंटेंस का जवाब हो जाएगा नो एरर। आगे चलते हैं अपन। लास्ट नाइट आई ड्रीम, ड्रीम होगा या ड्रेम्ट होगा? ड्रीम का सेकंड फॉर्म याद रखना ड्रेम्ट होता है, तो ये वाक्य पास्ट का दिखाई दे रहा है। लास्ट नाइट पास्ट की बात कर रहा है तो वाक्य भी पास्ट में ही होना चाहिए, इसलिए मैंने ड्रीम को बदल के ड्रेम्ट बना दिया। यहाँ पे इट इज टाइम, हाई टाइम के बाद में सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो बोलो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, हैव डन। डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा, यहाँ पे डिड मैन वर्ब है और मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आगे चलते हैं अपन। ओनली रिसेंटली डिड, हमने कहा था डिड के बाद में अगर मैन वर्ब आ जाती है तो कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए रियलाइज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, रियलाइज्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, रियलाइज आएगा। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आफ्टर दिखाई दे रहा है, हमने कहा था आफ्टर के बाद पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है और आफ्टर के बाद में परफेक्ट होता है, तो लेफ्ट नाम का जो वर्ब है इससे पहले हैड और लिख देना। अब यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। एज सुन एज द CEO एंटर्ड द ऑफिस, आगे देखना भाई, आगे है ना जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट। देखना एंड के पहले आने वाला वर्ब, देखो एंटर्ड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अप्रोच कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो एंड के बाद में अगर कोई और वर्ब आ रहा है तो ये भी सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए। एंड के पहले और एंड के बाद में आने वाला वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पास्ट इंडेफिनिट को लेकर दिए गए थे। थोड़ी सी असुविधा रही कि आपको कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा लास्ट में से दिखाई नहीं दे रहे थे, वो मैंने आपको बोल कर बताए हैं, तो आप उनको लिख लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।